हेलो नो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। तो सभी एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है। तो तथास्तु सीरीज आपका बहुत अच्छे तरीके से वेट कर रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 टॉपिक नंबर फोर्स और बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं फोर्स के, जो आपके एग्जाम से मतलब रिलेट करते हैं और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इन क्वेश्चंस का। तो सभी सीरीज के साथ लगातार बने रहिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। सभी को गुड इवनिंग। सभी एक बार जल्दी से बताएंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, बड़ी बेहतरीन सी क्लास है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है भाई। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, तथास्तु सीरीज चल रही थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, टॉपिक फोर्स है और पार्ट नंबर फर्स्ट चलेगा इसका। और बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सभी एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मतलब क्लास जो है 2 दिन की डिस्टर्ब हो गई थी। अब से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और बढ़िया तरीके से आपकी क्लास का शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, मोस्ट वेलकम है। और बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बेहतरीन तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन है, तैराकी संभव है, स्विमिंग इज पॉसिबल, यानी कि तैराकी किस प्रकार के नियम से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला है गति के प्रथम नियम के कारण, यानी कि तैराकी जो संभव है वो किस नियम के कारण है। गति के प्रथम नियम के कारण है क्या, गति के द्वितीय नियम के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण। तो भैया सभी जल्दी जल्दी से बताइए क्या आपका मतलब आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले एक बार ना मतलब जितने भी लॉ हैं मतलब न्यूटन के, उनके बारे में बता देना चाहता हूं और ध्यान से आप चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे और 3 नियमों में सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम। और इसके बाद था हमारा दूसरा लॉ था, सेकंड लॉ जो था, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि संवेग परिवर्तन का नियम। इसे बोलते हैं हम एक्चुअल में, दूसरे नियम को बोलते हैं संवेग परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम। ठीक है, और तीसरा जो नियम दिया था इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है भाई, तो ये था आपके तीनों लॉ। और इनका एक्चुअल में क्वेश्चंस बनने का फॉर्मेट क्या किस प्रकार से रहता है, ध्यान से समझिएगा भैया। लॉ ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो इन तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण या एक तरीके से बढ़िया तरीके का लॉ है वो कौन सा है? सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ से तीनों लॉ आराम से बन जाएंगे। सेकंड लॉ को 2 फॉर्मेट होते हैं, एफ इजिकल टू, एक तो आप लिखते हो एम ए, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य ना होकर ये वाली जो फॉर्मेट होता है dp बाई dt, ये पूर्ण रूप से सत्य होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में। अब जैसे हम यहाँ फर्स्ट लॉ में लेके चलेंगे एफ इजिकल टू एम ए, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। जब एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ, अगर मैं एफ एक्सटर्नल को कैसे कर दूं? 0 कर दूं, तो आप कहोगे एम ए इजिकल टू क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। एम कभी भी 0 की टर्म्स बन नहीं सकता, लेकिन एक्स उससे जनरल वे में, तो ए इजिकल टू 0 है। इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इजिकल टू 0। किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब है v बराबर कांस्टेंट है। यानी कि फर्स्ट लॉ में क्या होगा? एफ एक्सटर्नल जो है अगर 0 हो जाता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। पहला नियम ये कहता है कुल मिलाकर जो है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? और लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया है यानी कि जड़त्व को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। ठीक है, और जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है? जो किसी मान लो कोई चीज है और उसके मान लो उसका वो रेस्ट में और उसे आप मोशन में लाने का प्रयोग कर रहे हो, मतलब वो कर रहे हो, मतलब जैसे कोई चीज रेस्ट में और उसे आप जो है मोशन में लाना चाह रहे हो, तो वो उसका अपोज करेगी, मोशन में नहीं आना चाहेगी, अपोज करना चाहोगे।
अब जैसे कोई चीज मोशन में उसे रेस्ट में लाना चाहोगे, वो रेस्ट में आने का अपोज करेगी, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया। तो पहले वाला लॉ जो अगर आपका कहीं भी पूछा जाओगा तो उसके इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, दो तरीके की इनर्शिया के अकॉर्डिंग, मोशन की और रेस्ट की। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं कि पेड़ पे, जैसे पहले वाले लॉ ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से समझते रहिए भाई, ठीक है। फर्स्ट लॉ के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, और आपको बताना है, आपको यह भी बताना है कि कौन से दो तरीके की इनर्शिया होती है, एक तो रेस्ट की और एक मोशन की। तो वो कौन सी इनर्शिया का एग्जांपल है ये आपको बताना है, ध्यान से समझना। तो मैंने आपसे कहा पेड़ से फल का गिरना, और मतलब एक तरीके से ये तब हो रहा है जब आप जो उसकी मतलब शाखा है उसे हिला रहे हो, पेड़ की शाखा हिलाने पे, ब्रांच हिलाने पे, और पेड़ से फल का गिर रहा है, तो किस टाइप का कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे, शाखा हिले, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके। ये बात तो पक्की है कि यहां फर्स्ट लॉ लग रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ में भी मोशन का इनर्शिया है या रेस्ट का इनर्शिया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से सभी, जल्दी से एक बार। ये बात तो पक्की है कि यहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ में भी कौन सा, तो ये बात आपको ध्यान से एग्जाम्पल के वे में आज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले आप ये देखो, पेड़ पे जो फल लग रहा था वो रेस्ट में था, कैसा था, रेस्ट में था, और आपने शाखा हिलाई, यानी कि आप उसे मोशन में लाना चाह रहे हो, क्या किस में लाना चाह रहे हो, मोशन में लाना चाह रहे हो, जबकि फल जो है रेस्ट में रहना चाहता है और आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो वो अपनी उसी रेस्ट की पोजीशन पे बना रहना चाहता है, लेकिन आप जबरदस्ती करके उसे जो है मोशन में ला रहे हो। तो यहां कौन सी इनर्शिया होगी, रेस्ट की इनर्शिया होगी, यानी कि जो है रेस्ट वाली इनर्शिया का कंसेप्ट यहां पे लगा, रेस्ट में रहना चाह रहा है। क्लियर हो गया सभी को। चलो एक एग्जांपल और बताता हूं, ध्यान से समझना। कंबल से धूल को हटाना, जल्दी से बताओ यहां पर रेस्ट का या मोशन की इनर्शिया, कंबल से धूल को हटाना, और मतलब एक तरीके से डंडे से पीटने पर। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये तो बात पक्की है कि इसमें फर्स्ट लॉ लगेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा, लेकिन आपको बताना है कि विराम का जड़त्व लग रहा है या गति का जड़त्व लग रहा है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है, सभी कमेंट करके बताओ भैया। अब देखो ये वाला अपने माइंड में सोच के देखो, कंबल है, उसके ऊपर धूल के कण हैं, धूल के कण रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बाहर से डंडे उस पर लगा रहे हो, पीट रहे हो, तो धूल का जो पार्टिकल है वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन आप उसे डंडे की मदद से मोशन में ला रहे हो। तो जैसे आप डंडे से पीटते हो, धूल अपने स्थान पे रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो बीच में इकट्ठी हो जाती है। तो यहां पे किसका जड़त्व लगेगा, जल्दी से बताओ। तो यहां भी अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो रेस्ट का इनर्शिया लग रहा है। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि मोशन का और रेस्ट के इनर्शिया को आपको कैसे पहचानना है, यानी कि विराम का जड़त्व लग रहा है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फर्स्ट लॉ में आप अच्छे तरीके से पहचान लोगे या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया, ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे कि किसका, अब रेस्ट और मोशन का पहचानना सीख गए फर्स्ट लॉ में, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से सेकंड लॉ को कैसे पहचानोगे, सेकंड लॉ का तो कोई इतना खास नहीं है, थर्ड लॉ का समझो। सर एलटी मींस के लिए, फिजिक्स के लिए कुछ मैटर नहीं मिल रहा है क्या, करे सर सब मिल जाएगा, ध्यान बस सभी रुक जाइए, अपना पढ़ते रहिए जो भी चीज आपको है। तो तैराकी संभव है, जब हम तैरते हैं
तो हम अपने हाथों से मतलब पानी को हटाते हैं और पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है, तो एक्शन रिएक्शन लो हो गया। तो यहां पे न्यूटन का तृतीय नियम लगेगा भैया। कौन सा लगेगा? न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो चलो जल्दी से, बहुत गजब क्वेश्चन है, जल्दी से सभी जवाब दे, जल्दी से सभी जवाब देंगे। एक स्थिर पाल नाव में रखे हुए पंखे द्वारा हवा फेंकी जा रही है। नाव क्या करेगी? वायु प्रवाह की दिशा में चलेगी, वायु प्रवाह के विपरीत दिशा में चलेगी, अपनी स्थिति के चारों ओर घूमेगी, या स्थिर रहेगी? बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसे समझो कि हमारे पास एक नाव है, ये रही भैया हमारी नाव, ये रही, और इसमें इस नाव में एक पंखा लग रहा है, ये रहा, ये लग रहा पंखा, इस नाव के अंदर ही लग रहा पंखा, ठीक है। और यहां पे इसके पताका पे, इसके यहां पे हवा फेंकी जा रही इधर की तरफ ना। तो अब आपको नाव बताना है किस डायरेक्शन में चलेगी। तो ध्यान रहे एक बात का, यदि सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाया जाए, क्या बताया मैंने? यदि सिस्टम के बाहर से फोर्स लगाया जाए तो उसका मतलब होता है कि फोर्स लगा है। अगर सिस्टम के अंदर रहकर आप फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। गाड़ी के अंदर बैठकर आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हो तो क्या गाड़ी चलेगी? अगर आपको गाड़ी में धक्का लगाना है तो कैसे? मतलब आपको बाहर से उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कभी भी सिस्टम के अंदर से कभी भी फोर्स नहीं काम कर सकता। तो ऐसा फोर्स एक तरीके से निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अगर बाहर से आप जो है फोर्स लगाओगे तो वो मूवमेंट पालेगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? तो इस कंडीशन में सिस्टम के अंदर रहकर पंखा करा जा रहा है तो इससे नाव की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। तो राइट आंसर क्या बनेगा? वायु दिशा के प्रवाह चलेगी, इनसे कोई मतलब नहीं, अपने एक ही उसमें स्थिर रहेगी। क्लियर हो गया सभी को? तो डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सभी लैंग्वेज को पढ़ लो, मैं सामने से हट जाता हूं तो आप सभी आराम से लैंग्वेज को पढ़कर आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, जल्दी जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे भैया, ठीक है? ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है लेकिन कहानी इसकी बहुत शानदार है, गजब है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो आई होप सभी ने लैंग्वेज पढ़ ली होगी। जल्दी जल्दी से एक बार सभी आप देखेंगे लैंग्वेज को। देखो, टक्कर से ठीक पहले m1 इजिकल टू 200 ग्राम तथा m2 इजिकल टू 500 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड के वेग क्रम से 10 आई कैप मीटर पर सेकंड तथा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकंड से हैं, ठीक है। टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेबोरेटरी फ्रेम में संयुक्त पिंड का अंतिम संवेग कितना रहेगा? तो इस टाइप के थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन बनाकर, लेकिन होते बहुत आसान है यदि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से देख रहे होगे तो दो ही चीज इसमें दिखाई दे रही होगी। कोलिजन, जब भी कोलिजन के क्वेश्चन आवे तो दो चीजों पर आप फोकस करेंगे हमेशा। वे दो चीज कौन कौन सी है? एक पहली चीज है, आपको सबसे पहला जो है मोमेंटम देखना है। कोलिजन के क्वेश्चन दो टाइप की इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, एक तो मोमेंटम से सॉल्व हो जाते हैं संवेग से, या फिर काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व हो जाते हैं, यानी गतिज ऊर्जा से सॉल्व हो जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न को आपको बताऊंगा, ध्यान से पहले एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि जितने भी कोलिजन के क्वेश्चन आए, जितने भी संगठ के टक्कर के क्वेश्चन आए आपको बस दो चीज याद रखनी है। पहली चीज कौन सी? आपको एक तो सॉल्व करना मोमेंटम से, मोमेंटम भी कौन सा? लीनियर, रेखीय संवेग भैया, ठीक है, रेखीय संवेग वाला। और इसके बाद आपको जो है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से बनाकर आपको अच्छे तरीके से देख लेना। तो ज्यादातर मैं मानता हूं कि ज्यादातर जो है 50% व्यक्ति जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इन क्वेश्चन को नहीं करते। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
अगर मोमेंटम का कंसेप्ट देखो, ज्यादातर केस में 90% केस में आपको मोमेंटम से क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10% केस में मोमेंटम को छोड़कर काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, मोमेंटम का कंसेप्ट ये होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम आपस में कंजर्व्ड रह जाता है, और चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम दोनों में सेम ही रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है इनइलास्टिक में। तो ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम जो है पहले, टक्कर से पहले, और मोमेंटम जो है टक्कर के बाद, इस फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन बन जाओगे। ठीक इसी प्रकार से यदि सिस्टम हमारा इलास्टिक है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी पहले और काइनेटिक एनर्जी बाद में दोनों के उससे इक्वल हो जाएंगे। तो ज्यादातर मोमेंटम से बनते हैं, तो मोमेंटम वाले में कैसे पहचानना कि मोमेंटम लगाए या काइनेटिक एनर्जी लगाए? तो मोमेंटम आप m देखोगे और v देखोगे, बस अगर आपको ये दो चीज दिखाई दे रही है तो आप काइनेटिक एनर्जी लगा दोगे। अब आप दूसरी चीज सोचोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी में भी तो m और v दिखाई देते हैं, तो याद रहे अगर वो क्वेश्चन में ये कह दें कि इलास्टिक कोलिजन है तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इलास्टिक प्लास्टिक का नाम ही ना ले रखा तो आप मोमेंटम वाले से सोल्व करना और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बना कर दिखाता हूं, ध्यान देना भैया। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा आपको, m1 की वैल्यू दे दी, m2 की वैल्यू दे दी, ये जो है v1 की वैल्यू दे दी, ये वाली किसकी वैल्यू दे रखी है? v1 की। ये वाली किसकी वैल्यू दे रखी है? v2 की। ठीक है, ये दे रखी है। तो मैंने क्या बताया आपको? p मोमेंटम यानी कि पहले और मोमेंटम यानी कि बाद में, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, दोनों में कहानी वो रहेगी। जय श्री राधे कृष्ण जी। तो पहले जो है, पहले वाले को हम कह देते हैं, दो सिस्टम है m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद वाला सिस्टम जो है, क्योंकि वो आपस में संयुक्त वेग की बात कर रहा है, तो मास भी जुड़ जाऊंगा और वेलोसिटी किस प्रकार से काम करेगी थोड़ा ध्यान से समझना। यानी कि बाद वाला मोमेंटम, पहले उसने ठीक पहले के सारे कंसेप्ट दे रखे, बाद का कोई ना दे रखा, और बाद में तुम्हारे से पूछ रखा अंतिम संवेग। तो बाद वाला संवेग ऐसा कैसे रखो और इसमें वैल्यू भर दो जल्दी जल्दी से। m1 की वैल्यू कितनी है भैया? 200 ग्राम। अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे सारा सिस्टम ग्राम में, लेकिन आंसर हमारे किलोग्राम में, तो इन्हें चेंज करना पड़ेगा हमें। 1000 से। u1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 i कैप, कोई दिक्कत? m1 u1 प्लस, इसे हम u1 कह सकते हैं क्योंकि टक्कर के ये पहले की वेलोसिटी है, तो इसे हम u1 कह दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसे हम u2 कह दें। इसके बाद आप देखोगे m2, अगर मैं लगू m2 कितना दे रखा? 500, और यहां पे 1000, और इसके बीच में क्या लेंगे? यहां पे 3 i कैप प्लस 5 j कैप। अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो यहां पर कितनी टर्म्स बनेगी? 2 0 से 2 0, 10 से 10, ये खत्म हो गया हमारे पास में। अच्छा 10, अभी मतलब एक काम करो, अभी काटा फिट्टी बस इनकी कर लो, ठीक है ना? 2 0 ये वाली खत्म कर लो, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई 10 आई कैप, क्योंकि अभी यहां पे भी टर्म्स हमें मिलाई देगी, तो यहां से इसे खत्म करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 आई कैप प्लस 0.5 की 0 इसमें करोगे 5 जे कैप, 5 जे कैप। आई वाले की आई वाले में देखोगे ध्यान से। अब अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ये वाला 10 यहां से हट रहा होगा, ये हट गया भैया, तो 2 आई कैप, और ये वाली हमारा 2 आई कैप कितना बना? ये बना हमारे पास 2 आई कैप प्लस इसका कितना बनेगा भाई हमारा? यानी कि 1.5 आई कैप, और इसका कितना बनेगा? ये कितना बना भाई? 2.5, यानी कि 2.5 जे कैप, इस तरीके से। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ये अच्छा, ये 1.5 बना, ये 1.5 और 1.5 की इसमें करोगे तो कितना बना हमारे पास? 1.5 और ये क्या हो गई भाई हमारी ऐड, तो ये 3.5 हो गया भैया, 3.5 आई कैप, और ये कितना बना? 2.5 जे कैप। यानी कि ये हमारा मोमेंटम यहां से बन के आ गया, ठीक है? यहां पे हमारा मोमेंटम बन के आ गया। तो कौन सा दिखाई दे रहा? 3.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, यानी कि ये 3.5
आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, यानी कि ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस किस का राइट आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? कुछ नहीं करना था, बस मोमेंटम पहले का और मोमेंटम बाद का। तो पहले का ही क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर रखा है, सारी वैल्यू को पुटअप कर दिया और जनरल इक्वेशन से हमने सॉल्व कर दिया, तो मोमेंटम आ गया बाद वाला। कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो यह खिसकती है। सभी कमेंट करके बताओ। मान लो पानी में एक नाव खड़ी है, ये रही भैया नाव, ठीक है, और ये पानी में है और हमें यहां पे कूदना है इस जगह, ठीक है, यहां पे कूद देंगे हम, ऐसा कूद रहे, जंप लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम कूदेंगे तो हम अपने पैरों से नाव को पीछे की तरफ ना धकेल लेंगे और हम आगे की तरफ ना जंप करेंगे। तो जैसे ही हम जंप करेंगे तो नाव कहां जाओगे? पीछे की तरफ ना, यानी कि नाव जैसे हम इधर ना कूद देंगे तो नाव ऐसे पीछे की तरफ ना हटेगी। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका बन गया भैया। सभी का बी ऑप्शन आया है, एकदम बढ़िया आया है, कोई दिक्कत समस्या ना, यानी कि पीछे की ओर हटेगी। और ये कौन से लॉ को फॉलो करती है जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये किस लॉ को फॉलो कर रही है? जल्दी जल्दी से कमेंट करो भैया। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है, एक्शन रिएक्शन लॉ को। रॉकेट उड़ रहा है तो वहां भी एक्शन रिएक्शन लॉ रहेगा। वैसे तो हालांकि मोमेंटम की बात, मोमेंटम लॉ भी वहां पे होता है फॉलो, लेकिन अगर मैं स्पेशली न्यूटन फर्स्ट लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ से नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? चलो एक्शन रिएक्शन हुआ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताओ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। किसी पिंड के द्रव्यमान व त्वरण दोनों को दुगना करने पर पिंड पर कार्य करने वाला बल पहले मान की अपेक्षा कैसा रह जाएगा? यानी कि द्रव्यमान और त्वरण को क्या करा जा रहा है? दुगना करा जा रहा है, ठीक है। कितना करा जा रहा है? दुगना करा जा रहा है। तो जब दुगना करा जा रहा है तो फोर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला F = m में होता है। m की जगह 2m कर दिया और a की जगह 2a कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 m में, इसका मतलब 4 गुना हो गया। तो इसको तो आपको करने की भी जरूरत ना, तो कैसे हो जाएगा? यो 4 गुना हो जाएगा। अगर आप जनरल वे में देखो तो F = m में, और दुगुना कर दिया 2m हो गया, और ये 2a हो गया, तो ये कितना हो गया? 4m में हो गया। तो यानी कि m में जो है पहले वाले टर्म्स में कैसा हो गया? यानी कि F2 जो हो गया वो क्या हो गया? F × 4 हो गया, ठीक है। तो 4 गुना इसमें बन जाता है। कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सभी इसका जवाब देंगे। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उस समय अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर गतिशील है, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर ऊपर की ओर गतिशील है, नीचे की ओर है, लिफ्ट की गति धीमी हो जाती है। बड़ा जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सभी को इसका बेहतरीन तरीके से सोच समझ कर जवाब देना भैया, ध्यान से सोच समझ कर जवाब देना है। हालांकि इसके बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको सब कुछ थ्योरी में सिखा कर आया हूं अच्छे तरीके से। मैं चाहूंगा सभी इसका ऑल लिखें, ऑल आंसर बतावें सभी। पैटर्न मैं इसका सभी को बता कर आया हूं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। सभी का ए ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो आपको लिफ्ट के कुछ कंसेप्ट बताता हूं विशेष तौर पर, जब पहला ऊपर है नीचे जाने का ही बता देता हूं। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट है। वैसे तो इसके बहुत सारे 6-7 कंसेप्ट मैंने बताए थे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कंटिन्यू क्लास चलेगी भैया, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस चलेगी भैया। अब सर वो टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा सा ना, सिस्टम में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ना तो ऐसा कोई बात ना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास तो शाम को होती है तो उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझो, मान लो हमारे पास लिफ्ट है, ये रही लिफ्ट है, ध्यान से समझना इस बात को। लिफ्ट अगर नीचे की, देखो लिफ्ट का मान लो नीचे की तरफ ने क्या होता है, हमारा वेट लगता है mg,
ऊपर की तरफ ना क्रिया प्रतिक्रिया आर। अब देखो ऊपर की तरफ न जा रही है, वैसे तो ऊपर की तरफ वाले केस भी बहुत सारे बताए थे, ऊपर की तरफ न जा रही है तो इसे हमने कह दिया एम ए। अब ध्यान से समझना, जब ऊपर की तरफ न जा रही है, ऊपर की तरफ न जा रही है तो ये वाली चीज जो है, जो ऊपर है वो चीज ज्यादा होती है, तो ये चीज कम होगी अपने आप ही। तो ये आर में जब ऊपर की तरफ न जाओगे तो आर ज्यादा होगा, आर माइनस एम जी हो गया और इजिकल टू एम ए हो गया। और जैसे हम आर इजिकल टू यहां पे एम ए प्लस एम जी करेंगे तो आप देख रहे होगे एम जी में एम ए बढ़ रहा है, मतलब तो एक तरीके से हमें अपना वेट जो है बढ़ा हुआ दिखाई देगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ न जाओगे। लेकिन यहां से भी दो कंडीशन थी, ध्यान से समझना। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो वेट थोड़ा बढ़ा हुआ लगेगा। वेट कैसा लगेगा? बढ़ा हुआ लगेगा, फील होगा, होता नहीं है मतलब फील होता है बस, तो वेट बढ़ा हुआ लगेगा। अब दूसरा केस, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ न जाती तो ध्यान से समझो, केस नंबर सेकंड, अगर लिफ्ट क्या होता, मान लो ये लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ ने आर हो गया, नीचे की तरफ ने वेट हो गया एम जी, और लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ में एम में, तो नीचे की तरफ ने जा रही है, नीचे की तरफ ने जा रही है तो ये वाली चीज ज्यादा प्रभावी मानी जाती है आर के मुकाबले। तो एम जी में से आपकी बार किसे घटाएंगे? आर को, और किसके इक्वल रखेंगे? एम ए के। इसे इधर लेके गए, इसे इधर लेके गए, तो एम जी माइनस के एम ए इजिकल टू आर। आप देख रहोगे एम जी में से एम ए घट रहा है, तो जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमें अपना वजन कम दिखाई देता है। जब अपना लिफ्ट नीचे जाती है, जब लिफ्ट नीचे जाती है, नीचे जाती है, मैंने बहुत सारे केस इसके बता रखे थ्योरी में, और वैसे भी कितनी बारी बता दिए, ठीक है। नीचे जाती है तो वेट कैसा लगेगा? कम लगेगा, वेट कम लगेगा, लगेगा हमें अपना आभासी भार कम लगेगा। और ये आपने फील भी करा होगा जब आप किसी भी मतलब झूलने वाले झूले पर होते हो तो नीचे की तरफ नहीं जाते हो, ऐसा लगता हो बस पत्ता हो गया, और जैसे ऊपर की तरफ नहीं जाते होगे तो ऐसा लगता होगा अरे यार बाहुबली से मजा सा आता होगा, ऊपर के जाते हो, नीचे आते हुए थोड़ा डर सा लगता होगा। लेकिन अब ये केस कब वेरी करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना। केस नंबर 3 में ध्यान से समझना भाई, केस नंबर 3 में, केस नंबर 3, और ये वेरी वाले केस बहुत महत्वपूर्ण है सबको। ये तो पता है कि लिफ्ट ऊपर जाने पर नीचे जाने पर ऐसा होता है, लेकिन इनमें भी विशेष केस होता है। मान लो हमारे पास लिफ्ट है, ऊपर की तरफ ने आर है, नीचे की तरफ ने एम जी है। अब मन ने कह दिया क्लास है इस चैप्टर की टोटल, ये मत ना पूछो, चलते रहने दो। तो आर ऊपर की तरफ ना हो गया, ये नीचे की तरफ ना हो गया। मन ने कहा हम यहां पे एम ए लेते थे, हम यहां क्या ले रहे हैं? एम ए ले रहे हैं। अगर मैं किसी तरीके से v बराबर क्या ले लूं? कांस्टेंट ले लूं। क्या ले लूं? v कांस्टेंट ले लूं। v कांस्टेंट होने पे एक ऐसा होगा अपने आप ही जीरो हो जाएगा, खुद ही सीधी सी बात है। जैसे ये जीरो होगा और हमें यहां पे क्या लेके चले, मान लो इस कंडीशन में लिफ्ट ऊपर जा रही है तो r माइनस के एम जी इजिकल टू एम ए, और ये जैसे यहां पे जीरो हो गया तो r माइनस एम जी कैसा हो गया यहां पे? ये जीरो, और r इजिकल टू क्या हो गया? एम जी। तो इसका मतलब है, अब बताओ भाई, यहां कंडीशन आ गई ना कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ न जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ न जा रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट के तरीके से जा रही है, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो है, एक जैसी स्पीड से ऊपर बढ़ती हुई जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या कहोगे? वेट बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा? खुद ही सोचो। तो जब हमारा मैथमेटिकल तरीका ये कह रहा है कि r इजिकल टू एम जी ऐसा का ऐसे वेट रहेगा, तो यानी कि v इजिकल टू कॉन्स्टेंट पे या a इजिकल टू जीरो पे लिफ्ट अगर ऊपर भी चली जावे ना, तो जब भी हमें अपना भार बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ठीक इसी पर, यानी कि लिफ्ट का ऊपर या नीचे जाना, लिफ्ट का ऊपर या नीचे जाना वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो लिफ्ट के क्वेश्चन करते वक्त आप वेलोसिटी के क्वेश्चन का भी ध्यान देना भैया इस बात का, ठीक है। अब मैं एक और बात बताता हूं, एक गलत उदाहरण और होती है, सब सोचते हैं कि बस नीचे जाने पे, नीचे जाने पे, अब देखो ये फोर्थ कंडीशन कि नीचे जाने पे वेट घटता ही घटता है, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा ऊपर की तरफ ने आर है, नीचे की तरफ ने एम जी है, और मैं यहां एम ए लेकर चल रहा हूं और नीचे की तरफ ने, और मान लो मैं कह रहा हूं वी कांस्टेंट है,
बहुत धीरे धीरे आराम से नीचे न जा रही है बढ़िया तरीके से, तो ए हो गया 0। तो इस कंडीशन में जब नीचे जा रही है, ये प्रभावी वाला ज्यादा रहेगा mg माइनस आर इजिकल टू एम में, और ए हो गया यहाँ पे 0, तो mg माइनस के आर इजिकल टू 0। तो जब r इजिकल टू mg हो गया, यानी कि लिफ्ट अगर नीचे जा रही है, लिफ्ट यदि नीचे जा रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां भी वेट घटेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखियो, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वेट घटना और बढ़ना इस बात पे भी निर्भर करता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, ठीक है। शुभकामनाएं आप सभी की मनोकामना में हमारी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जानी है, ठीक है। आप सभी को भी भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार है, तो अच्छे तरीके से अब देखिए ध्यान से, कोई चीज अगर धीरे धीरे आती है, ये वर्ड अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि कोई चीज धीरे धीरे नीचे जा रही है या धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है वहां वेलोसिटी कांस्टेंट की बात हो रही है। ध्यान देना इस बात को, कैसी है, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, अपना भार अधिक होगा। अब अधिक वाली कंडीशन कब होती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है। तो नीचे वाले सारे ऑप्शन काटो, पहले नीचे वाले सारे ऑप्शन काटो, ये रही लिफ्ट की गति धीमी हो जाए, ये काटो बेफालतू वाले। अब देखो दोनों में यहां पे अगर आप देखोगे, यो कह रहा ऊपर जा रही है, यो भी कह रहा ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें धीरे धीरे वर्ड आ रहा है, इसमें यो। तो अब बताओ ए वाला सिलेक्ट करोगे या बी वाला, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ए वाला सिलेक्ट करोगे या बी वाला। याद रहे धीरे धीरे का मतलब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो अब जल्दी से बताओ, ए ऑप्शन होगा या इसका बी ऑप्शन होगा, जल्दी कमेंट करो भैया, ठीक है ना। इसी कंफ्यूजन क्वेश्चन की वजह से ही मैं आपको ये टर्म्स लेकर आया था। जब कभी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है, धीरे धीरे ऊपर की ओर का मतलब एक तरीके से याद रखो, v बराबर कांस्टेंट की बात कर रहा है, और v बराबर कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पे आप b ना लगाइयो, क्या लगाओगे, ज्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे, लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ जल्दी जल्दी से, जल्दी से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी इस क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से सभी जवाब देंगे भैया, ठीक है। जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो बढ़िया तरीके से। सबको बता रखा है इस वाला क्वेश्चन कितनी बार ये वाला आ गया, और मैं चाहूंगा सभी इसका लिखेंगे जल्दी से, सभी जल्दी जल्दी से बताएंगे भैया। पिछले वाले का तो बता दिया सबने, जल्दी से इसका बताओ। श्यानत गुणांक में परिवहन की घटना होती है जो किसके परिवहन के कारण उत्पन्न होती है, जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे भैया, क्या इसकी टर्म्स बनेगी, जल्दी जल्दी से, जल्दी। परिवहन की घटना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके कारण होता है, परिवहन की घटना। तो आप सभी को एक बात याद रख लियो, ध्यान से समझिए, जहां कहीं भी एनर्जी की बात हो जाए, जैसे ये वाली एनर्जी, एनर्जी का जो मतलब एक तरीके से श्यानता में पहले श्यानता समझो क्या होता है। श्यानता का मतलब गाढ़ापन, ठीक है। श्यानता का मतलब एक तरीके से गाढ़ापन, दो परतों के बीच में विरोध, एक दूसरे का गति का विरोध। तो ठीक इसी प्रकार से जो जितनी गाढ़ी उसकी श्यानता उतनी ज्यादा, जैसे शहद ज्यादा श्यान होता है, विस्कोसियस होता है। तो अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा तो वहां पे याद रखियो हीट कंडक्शन का केस बनेगा। किसका बनेगा, हीट कंडक्शन का, यानी कि हीट की कंडक्शन के द्वारा एनर्जी का आदान प्रदान होता है श्यानता में, यानी कि उष्मा संचरण का कंसेप्ट ऊर्जा के साथ जुड़ता है। मोमेंटम का जब भी कंसेप्ट आपका आ जाए, ठीक है, इसका कंसेप्ट जब भी आपका आ जाए, तो मोमेंटम का मतलब एक तरीके से मास हो गया और वेलोसिटी हो गया। तो एक तरीके से ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मतलब एक तरीके से भाई मोमेंटम एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि कोई भी वे इस संसार की सारी चीजें जिसके साथ मास और वेलोसिटी हो, मास और वेलोसिटी हो, वहां मोमेंटम होगा। तो सीधी सी बात है, श्यानता में जो है विशेष तौर पे बात होती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी में भी किसकी, मास की। तो अगर श्यानता का सिस्टम आता है तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे तरीके से काम में लाता है, परिवहन सिस्टम को काम में लाता है।
अगर इसकी मास की बात हो लगी तो यहां पे डिफ्यूजन का अच्छे तरीके से होता है। ये तीनों की टर्म्स मैंने आपको बता दी। डिफ्यूजन की टर्म्स में अगर बात कहता इस क्वेश्चन में, वो कहता श्यानता गैसों में डिफ्यूजन का कंसेप्ट किसके साथ रिलेट करता है, तो आपको मास वाला छाटना। और वो कहता है श्यानता गैसों में हीट कंडक्शन का कंसेप्ट किससे रिलेट करता है, तो ऊर्जा से रिलेट करता है। वेग की कोई बात नहीं होती क्योंकि यहां संवेग आ गया तो इसका कोई कंसेप्ट है ही ना। तो यहां उसने पूछा था परिवहन का, तो मोमेंटम यहां पे सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तीनों टर्म्स को अच्छे तरीके से लिख लियो, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है भैया, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर जब नियत बल लगाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक समान होगी? कौन सी राशि एक समान होगी? तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई। जब किसी पिंड पर एक नियत बल लगाया जाता है, फोर्स कैसा हो गया? नियत हो गया। तो कौन सी चीज, जो कौन सी राशि एक समान होगी, ये वाली बात हमें अच्छे तरीके से बतानी है। तो नियत बल लगाना है, कौन सी बात होगी? अब आप अच्छे तरीके से देखो, ऑप्शन में देखो वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम। फोर्स का संबंध लिख दो, बहुत आसान चीज बता रहा हूं। फोर्स का जो संबंध आपको पता है सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर, वो लिख दो। लिख दिया। अब वो कह रहा है कि फोर्स हो गया हमारे पास कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो गए तो मास भी अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ए भी अपने आप में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ए भी क्या हो जाएगा? आपस में कांस्टेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। ध्यान से समझेंगे भैया, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या इसका आंसर आएगा? सभी बताओ जल्दी जल्दी से। अगर फोर्स और मास दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब सॉरी, पहले तो फोर्स ही होगा, मास तो कांस्टेंट रहता ही है, तो अपने आप ही एक्सेलेरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाएगी हमारी जो है। ठीक है, एक्सेलेरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाओगे। ठीक है, वेलोसिटी वाला कंसेप्ट होता तो अगर वो मोमेंटम वाला कंसेप्ट होता तो सेंटर ऑफ मास की टर्म्स बनती वहां पे। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की। राइट आंसर क्या बनेगा भैया? एक्सीलरेशन। क्या बनेगा भैया? एक्सीलरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को बढ़िया तरीके से इसका जवाब बताना भैया। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। जल्दी जल्दी सभी। सालनी जी, ओके सर, हाँ इसे मेंशन कर लेना आप सभी। सुशील कुमार जी एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। मोहिनी जी बी, ठीक है, मेंशन कर लेना। जल्दी से आंसर बताओ। एक वस्तु तब तक त्वरित होती रहेगी जब तक, पहला ऑप्शन, उस पर लगने वाले परिणामी बलों का मान घटने लगता है, उस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, सी परिणामी बल उसके घूमने की दिशा के लंबवत हो जाए, परिणामी बल का मान लगातार बढ़ता चला जाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बड़ा गजब क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा गजब क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब त्वरित होती रहेगी जब तक उस पर कोई परिणामी बल, उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य न हो जाए। और बी ऑप्शन ज्यादातर दे रहे हैं सभी। चलो मैं चेक कर लेता हूं आपका। अगर वो कह रहा है एक्सीलरेशन हमारा होना चाहिए और उस पर बल के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लो, F इजिकल टू एम में, और फिर मतलब माइंड करना थोड़ा सा चीजों को लेकर। ठीक है ना, ध्यान से समझना, तो माइंड भी करना। अगर मैंने कहा त्वरित होती रहेगी, उस पर परिणामी बलों का मान, क्या तुमने क्या दिया आंसर? जीरो वाला दिया, बी ऑप्शन दिया। एफ की वैल्यू अगर मैंने जीरो कर दी तो एम ये क्या हो गया? ये जीरो, तो ये एक्सीलरेशन तो जीरो आ रहा, एक्सीलरेशन तो जीरो आ रहा, वो कह रहा त्वरित होती रहेगी। अब खुद ही सोच के बताओ बी वाले। अगर मैं बाहर से लगने वाले फोर्स को, परिणामी बल को जीरो कर दूं, एक्सीलरेशन जीरो आ रहा, और एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा? त्वरित होता है क्या? खुद ही बताओ सोच के। तो बी वाले जो है, बी वाला कट। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझो करो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता कि एक समान रहेगी तो तब बी वाला ऑप्शन सही होता। बात आ रही समझ में? तो वो कहता अगर वेलोसिटी एक समान, अगर ये त्वरित होने की जगह एक समान लिखता, एक समान रूप से होता है, एक समान गति करता, एक समान गति करता,
तो तब ये वाला कंसेप्ट यहां पे लग जाता और तब तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाता। लेकिन क्या यहां बी ऑप्शन होगा, खुद ही सोच कर बताओ। तो ये वाला तो पहले ही कट गया। उस पर लगने वाले परिणामी बलों का मान घटने लगा। अगर परिणामी बल जो है लगातार फोर्स कम कर दूं तो उस क्या वो बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी, क्या एक्सीलरेशन होगा, वहां पे तो रिटार्डेशन होगा। इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो ये वाली तो कट गई, ये वाला भी कट गया। अगले वाला देखो, परिणामी बल उसके घूमने की दिशा के लंबवत हो जाए। मान लो ऐसे है, ऐसे है, और मान लो लगातार घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ ना लगा। जब ए आवे तो ये वाला भी खत्म। बाहर से लगने वाले फोर्स को, बाहर से लगने वाले फोर्स का मान लगातार बढ़ाते रहो और वो हो जाओगा डी। अब ये वाला कंसेप्ट आपको बताता हूं। साइकिल चलाई आपने, तो साइकिल में जब लगातार आप पेंडल मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, जब भी तो स्पीड से आपकी साइकिल आगे चलती रहोगे, तो यानी कि आपको फोर्स लगातार देते रहना पड़ेगा, फोर्स देते रहना पड़ेगा अगर साइकिल को तेजी से भगाना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का? तो राइट आंसर क्या बनेगा भैया इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जो है परेशान करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन बड़ा है, सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लो, मैं एक तरफा हो जाता हूं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन सभी एक बार लैंग्वेज को पढ़ के ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम गजब। जल्दी से पढ़ लिया क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर सी ऑप्शन का क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? सी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की तरफ ना लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दिशा के लंबवत लग जाए, दिशा के लंबवत लग जाए, परिणामी बल उसको घूमने की। जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंदर की तरफ ना लगता है तो वहां एक्सेलेरेशन हो जाता है। तो क्या टेंजेंटल के केस में एक्सेलेरेशन की बात होती है? ज्यादातर नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अंदर की तरफ ना फोर्स लगेगा और एक्सेलेरेशन भी अंदर की तरफ ना होगा, तो वो चीज लगातार एक्सेलेरेट होती रहेगी। ठीक है, जल्दी से बताओ, ध्यान से समझो। एक कार एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर गतिमान है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार कोई चीज लगातार गतिमान है, तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? उसने जैसा क्वेश्चन में पूछा का न्यूटन का पहला लॉ, तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो कार को इंजन के द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा है। एक समान वेग का मतलब ध्यान से समझेंगे, एक समान वेग का। कार को इंजन द्वारा अवश्य ही बल दिया जा रहा है। कार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। त्वरण वाला तो काट दो, क्योंकि जहां त्वरण होता है वहां एक समान गति का कोई मतलब नहीं होता। और कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का यहां पे कोई कंसेप्ट ऐसा है ही नहीं जो मतलब इनसे। तो दो तो कट गए। अब जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा? कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया गया। अगर आप कार को स्टार्ट ही ना करोगे तो एक समान वेग से कैसे चलेगी भैया वो? तो कट गया, बचा क्या? ये वाला आंसर होगा। कार को इंजन द्वारा अवश्य कोई बल दिया जा रहा है। लगातार आप लगातार एक्सीलेट करके रहोगे, जब भी तो एक समान वेग से मोटरसाइकिल या एक्सीलेट करके चलोगे, कार भगेगी। तो आप लगातार उसे बल देते रहोगे। ठीक है, लगातार उसे बल देते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी से, क्या इसका राइट आंसर होगा? एक व्यक्ति ने तुला पर खड़े होकर भार का मापन किया। यदि वह बाईं ओर कदम चलता है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है, ठीक है, ऐसा खड़ा है और बाईं ओर चलना स्टार्ट करा, चाहे वो बाईं ओर चले चाहे दाईं ओर चले, ठीक है, कदम रखा, चल के ऐसे कदम रखा, तो अब उसकी रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चाहे बाईं ओर का पैर उठावे या दाईं ओर का पैर उठावे, रखेगा तो है ही। और रखने का मतलब क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का कंसेप्ट ही, प्रतिक्रिया का कंसेप्ट ही वेट फॉलो करता है।
अगर मैं आपको थोड़ा सा आपके पैर ही ना टिकन दूं, उस पर पैर ही ना टिकन दूं उस पे, मतलब वेट मशीन पे, तो आपका वेट 0 दिखाएगा। पैर टिक गया तो इसका मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स जो है वेट बन के नीचे से आ रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भार समान ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा कैसे, लेफ्ट में चलो या राइट में चलो। बिल्कुल सबने इसका एकदम बढ़िया जवाब दिया है। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग है सी बराबर प्रकाश का वेग है। ऑप्शन दे रखा ई सी, ई बाई सी, डीई, ई सी स्क्वायर। देखो बड़ा मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन का बहुत छोटा सा पार्ट आपसे पूछ लिया, और इस छोटे से पार्ट में जो है आपको मतलब फॉर्मूला याद है या ना है, इस बात में आपको घेरने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा जो मतलब आपको, हाँ बिल्कुल अब आपको जवाब देना भैया। ई में और पी में क्या रिलेशन है? सबसे पहले ई और पी में रिलेशन देखना पड़ेगा, ई और पी में रिलेशन देखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बी और ई में भी, बी और ई में भी, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहां पे ये ई जो है वो एनर्जी है और पी जो है मोमेंटम है, यानी कि संवेग है। मोमेंटम है यानी कि संवेग है, ये ऊर्जा है और ये संवेग है। ये जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। दोनों में रिलेशन ध्यान से समझना। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे भैया, हाँ हाँ ठीक है। तो याद रखना E इजकल टू पीसी, E इजकल टू पीसी। आपके घरों में पीसी तो होता है, पीसी अगर है तो एनर्जी उसमें बनी रहेगी, पीसी है एनर्जी बनी रहेगी। ऐसे यहां पे E इजकल टू बीसी, E इजकल टू बीसी, ये दो याद रखना। अगर ये दो चीजें आपको याद है तो आराम से इसका बना लोगे भैया आप, ठीक है। E इजकल टू पीसी और E इजकल टू बीसी, याद रहा होगा आप सभी को, हाँ। अब बताओ राइट आंसर क्या बनेगा भैया? राइट आंसर क्या बनेगा? E इजकल टू बीसी और E इजकल टू पीसी, याद रहेंगे आराम से। अब देखो P और E वाले में बताना, तो P इजकल टू मोमेंटम बताना, तो इसका आ गया E बाई सी। अगर यहां से पूछता वो E वाला तो है ही हमारा, तो ये तो याद रख लोगे। तो ये वाला पूछ रखा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाले कौन है? ठीक है, P इजकल टू E बाई सी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको फंसते हैं, यस क्लियर हो गया, याद रहेंगे ये E इजकल टू पी सी और E इजकल टू बी सी, ये दो फॉर्मूले याद रखियो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा है, आराम से शांति से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से ध्यान से शांति से पढ़ो भैया क्वेश्चन को। ध्यान से समझो, गलत हो गया कोई बात ना, याद रहे गलती से ही व्यक्ति सीखता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपका कहीं भी गलती में अगर मतलब कहीं दिख गया ना इस तरीके का, आप कर आओगे, तो गलती से बहुत ज्यादा सीखता है इंसान। जल्दी देखो, यदि विराम में स्थित किसी गति को, पिंड को गति प्रदान की जाए, मतलब कोई चीज विराम अवस्था में है उसे गति दी जा रही है, तो वह सरल रेखा में चलने लगती है, बहुत बढ़िया बात है। अब यदि इस पर विपरीत बल कार्य करे, भाई कोई रुकी हुई चीज थी, उसे जो है फोर्स लगा के वो सीधी रेखा में चलने लगी, अब उसे विपरीत दिशा में आप बल लगा रहे हो। ये बड़ा गजब क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्यादातर पता क्या होता है, ज्यादातर
सभी इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन के तरीके से सोल्व करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कर दें तो उसकी दिशा लगातार बदल दी जाओगी, है ना, उसकी दिशा लगातार बदल जाओगी। ये इस तरीके से कंसेप्ट हो, लेकिन बड़ा गजब क्वेश्चन है, ध्यान दो भैया। पिंड की दिशा निश्चित रूप से बदलेगी। अभी दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं, फिलहाल आगे चलो। पिंड की चाल कम हो जाएगी, पिंड उसी चाल से तथा उसी दिशा में चल रहा है। विपरीत बल लगने पे भैया यहां पे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट है, घर्षण बल का कंसेप्ट है। और घर्षण बल क्या दिशा बदलता है? खुद ही सोच के बताओ। मान लो कोई पिंड है, ये पिंड है हमारा, और इस पे ये रेस्ट में था, इस पे हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो लगातार ये सीधी रेखा में जा रहा है। तो सीधी सी बात है क्या, और इसमें आप किसका कंसेप्ट, एक तो फोर्स का मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट देख सकते हो, घर्षण बल का, ठीक है, घर्षण का, ठीक है, और एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो सोचो। अगर दिशा बदलने की बात करता तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस बात को मेंशन नहीं करता कि जब कोई पिंड गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यदि मान लो वो सीधी रेखा में जा रहा है तो वो चीज जब उसके एक्सटर्नल फोर्स लगता रहेगा तो उसकी जो गति है धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक टाइम पे वो रुक जाएगा। क्या वहां गति के बारे में कोई बात हुई? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक तरीके से फ्रिक्शन के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताता है। क्या वहां डायरेक्शन को बताया? नहीं। तो दिशा के बारे में सोचना क्यों? क्योंकि अधिकतर हमारे जो लॉ हैं उन्हीं पे सबसे पहले आपको जाना है, उन्हीं पे सबसे पहले आपको जाना है, ध्यान है इस बात का। तो दिशा के बारे में और फ्रैक्शन और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ डायरेक्शन के बारे में तो कोई बात करता है ना, वो कहता है कि धीरे धीरे दिशा बदलती रहेगी, वो धीरे धीरे चाल कम होती रहेगी, धीरे धीरे क्या होती रहेगी? चाल कम होती है, उसी दिशा से चलेगा नहीं। क्या उपरोक्त में से नहीं? खत्म कहानी। समझ में आया कंसेप्ट? क्लियर सबको? जल्दी से अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो सभी थंब करते रहो साथ साथ में, सभी थंब करते रहो भैया साथ साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे भैया, मैंने कहा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक मोटर जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, जो दे रखा है इसके सामने देते रहो। एम कितना दे दिया? 50 किलोग्राम, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चली जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। ब्रेक लगने के 10 सेकंड बाद, अभी हमें ये नहीं पता तो हमें ये तो पता लग गया 10 सेकंड दे रखा है, अच्छी बात है। उसका वेग इतना हो जाता है। जहां दो वेग दे दे एक साथ, जहां दो वेग एक साथ दे दे तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात होगी कि ये वाला पहले वाला जो वेग है ये प्रारंभिक वेग है, इसे मैंने कह दिया u, कोई दिक्कत। और पश्चात वेग यानी कि दूसरा वेग के बारे में करा तो v हो गया, कोई दिक्कत। ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, तो बल के बारे में बात हो रही है, F के बारे में। तो सबसे पहले एक बात को देखो, बल का फॉर्मूला होगा क्या है? आपने कहा F = m में होगा, तो हमने क्या काम करा, F = m की वैल्यू ये दे रखी 50। क्या हमारे पास A है? क्या हमारे पास A है? नहीं है। A कहां से आ सकता है? अब खुद ही सोचो, A का हमें इंतजाम करना, हमें U दे रखा, V दे रखा, M दे रखा, T दे रखा, ये सब कुछ। A कहां से आ सकता है? V और U के। V और U में हमारी गति की 3 समीकरण हैं, खुद देखो कौन कौन सी है। पहली इक्वेशन है हमारे पास v = u + at, दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at², और फिर एक इक्वेशन है v² = u² + 2as। अब खुद ही देखिएगा, अगर हम इस वाली में v और u को ढूंढे और इसमें a निकालना चाहे तो s नहीं है तो ये नहीं लगेगी। अब यहां v और u ढूंढे तो यहां s नहीं है, ये भी नहीं लगेगी, ये लग जाएगी, v = u + at लग जाएगी, क्योंकि v भी है, u भी है, t भी है, a निकालना तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। v = u + at, v की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 5,
यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 प्लस ए, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ये इधर गया, ये इधर गया, 5 में से 15 गए, कितने बचेंगे माइनस के 10, और 10 आया इसके नीचे, तो ये कितना हो गया हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई -1। ए की वैल्यू जैसे हमने यहां -1 रखी तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई -50 न्यूटन। तो राइट आंसर किस में मिल रहा है हमें -50 न्यूटन में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा भैया ए वाला जो है, ठीक है। तो ध्यान रहे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इन वाली तीनों इक्वेशन पे मैंने कितनी बारी महसूस करा कि बहुत कम क्वेश्चन इस पे आते थे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन हम सीरीज में मतलब आते थे, लेकिन इस वाली सीरीज में स्पेशली तौर पे इन तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चन रखवाए हमने। तो ध्यान से आपकी इन तीनों इक्वेशन की प्रैक्टिस मैं अच्छे तरीके से करवा दूंगा, बस आपको पहचानना, चीजों को आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बढ़िया तरीके से जल्दी सभी बताएंगे। क्वेश्चन क्या क्या रखा, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि एक दुगने द्रव्यमान की खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा। बड़ा गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है। क्या है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है। मैं ऐसा मॉडिफाइड क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं अभी बता दूंगा, ठीक है, अभी बता दूंगा कि मॉडिफाइड क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में, और मैं आपको पैटर्न सिखाना चाहता हूं, उस पैटर्न से फिर आप कैसे ही आराम से सॉल्व कर दियो सारे क्वेश्चन। बड़ा गजब क्वेश्चन है। क्या क्या रखा, एक त्वरण दे रखा, ये दे रखा, यदि एक दुगने द्रव्यमान की खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण कितना होगा। सीधी सी बात है, पहला त्वरण क्या रखा A1, दूसरे वाले त्वरण की बात कर रहा A2 की, कोई दिक्कत समस्या। इसका मतलब पहले वाला त्वरण जो है इसका आंसर मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है। मॉडिफाइड क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए, मॉडिफाइड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पैटर्न आपको करना आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, लैंग्वेज के साथ ऑप्शन मैच नहीं करते और ऑप्शन के साथ लैंग्वेज मैच नहीं करती, तो सही पैटर्न क्या होना चाहिए या सही सिस्टम क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो आपको A और A2 यानी कि पहले सीधी सी बात है, फोर्स के बारे में बातचीत हो रही है, पहले फोर्स के बारे में बातचीत हो रही है। याद रहे जहां मास और एक्सीलरेशन होता है वहां पे क्या होता है, फोर्स के बारे में बातचीत होती है। F = ma अगर है, ये इक्वेशन तभी सत्य हो सकती है जब F हर कंडीशन में सेम लगे, जहां F हर कंडीशन में सेम लगे। मेरी बात समझते हुए चलिए भैया, मैंने कहा पहले वाली टर्म्स में ये, अब ऐसी दूसरे वाली टर्म्स में सीधी सी बात है ये भी रहेगा, ठीक है। मैंने कहा F = अब पहले वाले का हमें मास पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, तो मैंने कह दिया यो m कह दिया, ऐसे नॉर्मली m1 की जगह मैंने m ले लिया, क्योंकि पहले जो हमारा मास होगा, सेकंड वाला मास उसने दुगना क्या रखा, तो पहले वाला मास तो m ही होगा। एक्सीलरेशन कितना है भैया यहाँ पे, अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो 8, पहले वाली टर्म से, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी F की वैल्यू m8 आई, कोई दिक्कत। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग देखो, अभी ध्यान रहे जब दो मास और दो एक्सीलरेशन के बारे में होते हैं, फोर्स हमेशा सेम होता है, ध्यान रखना इस बात का। जहां मास और एक्सीलरेशन की बात हो फोर्स हमेशा सेम होता है। अब उसने क्या रखा, दुगना मास, पहले एक मास तो था, दुगना और हो गया, यानी कि पहले m था, दुगना और बांध दिया। पहले मोटरसाइकिल में ये वाला मास था हमारा, और इसका एक्सीलरेशन कुछ अलग तरीके का था, मान लो ये था एक्सीलरेशन। अब एक बात बताओ, अपना खुद का तो है ही है मास इसका, इसके खराब उसके मास की, मान लो एक पहले 100 किलो की इसके पीछे स्प्लेंडर के पीछे बुलेट बांध दी, यानी कि 2m, तो टोटल मास कितना हो गया। अगर आप अच्छे तरीके से देखो, फोर्स तो यहां पे भी सेम रहेगा, खींचने वाला फोर्स दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, आप उस फोर्स को थोड़ी ना बढ़ा सकते। स्प्लेंडर देखो, पहले नॉर्मल स्प्लेंडर गाड़ी चल रही थी, तो स्प्लेंडर गाड़ी ने मान लो फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, अब चाहे इसके पीछे आप बुग्गी बांध लो, ट्रक बांध लो,
फोर्स तो 4 न्यूटन का ही लगाएगी हो, क्योंकि इसकी सामर्थ्य ही इतनी है, 4 न्यूटन का ही लगाने की। चाहे कितना ही वजन बांध लो इसके पीछे, फोर्स तो उतने फोर्स से खींचेगी। अब इसका फोर्स थोड़ी ना बढ़ जाएगा, स्प्लेंडर वाली गाड़ी वो थोड़ी ना बन जाएगी बुलेट, है होगा तो नहीं। तो सीधी सी बात है। अब टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 3m हो गया। टोटल मास कितना हो गया भैया, 3m हो गया। A2 के बारे में यहां पे पूछ रहा है। फोर्स दोनों कंडीशन में सेम है, तो 8m इजिकल टू क्या हो गया, 3m मल्टीप्लाई A2, और m से m कट गया, तो A2 की वैल्यू 8/3 आ गई। और जब 8/3 आओगी तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग इसका आंसर आओगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, 2 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आओगा। अब आप सोचोगे कि सर इसके ऑप्शन में कोई सा नहीं दिख रहा, इसके ऑप्शन में कोई सा नहीं दिख रहा, आपका 2.2 आया। अब मैं बता रहा हूं इसके ऑप्शन में कैसा दिखेगा, यो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और आपको फिर बताना है कि गलती कहां पे हुई है, मतलब क्वेश्चन में गलती हुई है या ऑप्शन में गलती हुई है, आपको ध्यान से बताना। मैंने इस वजह से कहा ये वाला क्वेश्चन मॉडिफाइड फॉर्म का है, ध्यान से समझिए। अब दूसरा पैटर्न, इसी को अगर मान लो एक तरीका, मान लो किसी ने ऐसा कर दिया कि F इजिकल टू एम में नो जी, पहला द्रव्यमान ये हो गया और ये 8 हो गया। दूसरे वाली कंडीशन में F इजिकल टू एम की वैल्यू उसने दुगनी कह दी, नो जी 2m हो गया, और ये क्या हो गया, A2 हो गया। फोर्स दोनों का सेम हो गया, तो M8 इजिकल टू क्या बना, 2m मल्टीप्लाई A2 m से m कट गया, 2 2 जाए, ये 4 हो गया। तो A2 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 4 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि हाँ भाई सर अब एकदम गजब आ गया कि अब इसका आंसर 4 होना चाहिए था, लेकिन ये देखो आप ध्यान से समझ गए, ये 2m यहां पे तब आता जब एक तो मोटरसाइकिल ये वाली भी 100 किलो की है, मान लो इसके पीछे भी एक खराब मोटरसाइकिल 100 किलो की ही बांधी जावे, 100 किलो की ही बांधी जावे, तब जाकर, क्योंकि टोटल मास कितना हो जाएगा, अब वो आ गया यहां पर टोटल मास 2m। जब टोटल मास अब यो भी और यो भी, यानी कि यो तो गतिशील और यो खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी, तो तब जाकर ये वाला यहां पर टर्म्स बनेगा। ठीक है, अब बताओ ऑप्शन गलत थे या क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन में एक पॉइंट गलत था। ठीक है, ध्यान से समझियो। अब ध्यान से समझियो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अगर सही है तो इसके ऑप्शन इसके साथ गलत दे रखे। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या था, यो रियल क्वेश्चन क्या था और रियल कंसेप्ट क्या, देखो उसने रियल क्वेश्चन क्या था, जो इसका ओरिजिनल आया था, लेकिन ये क्या टर्म्स थे। मान लो कोई मोटरसाइकिल है, मान लो कोई मोटरसाइकिल है और उसका एक्सीलरेशन है, मान लो एक्सीलरेशन 8 है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाली मोटरसाइकिल तो मोशन में थी, लेकिन एक खराब मोटरसाइकिल, बेकार मोटरसाइकिल, ठीक इसी के मास की, खराब मोटरसाइकिल ठीक इसी के मास की अटैच कर दी जाती है, इसके जस्ट पीछे अटैच कर दी गई, सेम मास की, इसकी सेम मास की। तो अब एक्सीलरेशन का मान कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, ये था इसका रियल क्वेश्चन। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि एक ये रियल जो क्वेश्चन था एक्चुअल में ये ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक मोटरसाइकिल मोशन में थी, इतना था, एक खराब मोटरसाइकिल ठीक इसी के मास की इसके पीछे बांध दी गई। अब एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा, तो अब होगा यहां पे 2m का कंसेप्ट। क्लियर हो गया सभी को। तो यहां तक के क्वेश्चंस सबने अच्छे तरीके से बनाए। कल की क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन की, यानी कि 16 क्वेश्चन से आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपनी वही सीरीज, मतलब 30+ के आसपास के क्वेश्चन की सीरीज ही करेंगे। आज इस वजह से मैंने क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम रखी है, क्योंकि अधिकतर कम बच्चों को ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आज क्लास होगी। मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यूअसली रहेगी और सभी बढ़िया तरीके से अपनी क्लास को करेंगे और प्रैक्टिस में लगातार बने रहेंगे। ऑल दी बेस्ट सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।